बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी मैं ना बायोकेम के सबस्ट्रेट शटल्स जो है ना इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इंतहाई ईजीएस्ट वे में एक बड़ा हैवी सा मेरा जो है ना आइडिया है चार्ट बनाने का, वो इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं बनाता हूँ। सबसे पहले जो है ना वो सबस्ट्रेट शटल किस लिए यूज़ होती हैं, यानी अगर जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल के दरमियान जो है ना वो चीज़ों को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब अगर मैं इसे कहूँ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लस साइटोसोल जो होता है ना, ठीक है, इसके दरमियान जो होता है ना वो चीज़ों को ट्रांसफर करने के लिए शटल इस्तेमाल होती है। शटल यही है ना, जिस तरह आम ज़ुबान में हम शटल कहते हैं जो मुसाफिरों को लेके जाती है एक गाड़ी सी, उसे ही शटल कहते हैं ना। ठीक है, अब इसकी जो अगर मैं यानी इसकी दो कैटेगरीज़ में डिवाइड थ्री जो है ना, यहाँ पे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर जो बायोकेम के अंदर थ्री जो है ना वो मेजर शटल्स हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इतने ईजीएस्ट वे में बताऊंगा, आपको नहीं भूलेगा ये। साथ साथ आप लिखते जाएं मेरे साथ साथ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, एक जो शटल है ना वो किसके लिए होता है, एटीपी के लिए। वन फॉर एटीपी, मतलब एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल तक पहुंचाने के लिए होता है। ठीक है, और नंबर दो पे जो होता है ना वो है मतलब जो एक तो इसके अंदर आ गया, बाकी जो दो रह गए हैं ना वो किसके लिए होंगे, वो होंगे Na2 फॉर NADH। ठीक है, अब अब जो एटीपी के लिए शटल है उसको हमने मोर स्पेसिफिक अगर उसका मैं नाम लिख दूं तो वो है कैरेटीन फॉस्फेट शटल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर भी ये शटल देखा होगा, इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा पहले। कैरेटीन फॉस्फेट शटल, ठीक है। नंबर दो पे जो NADH के लिए दो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास आ जाएगा मेलेट शटल, ये सॉरी ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर ये मेलेट शटल होगा। जो होगा ना केराटिन फास्फेट के लिए, वो आपने आई थिंक लिपिड्स के अंदर पढ़ा होगा, ऐसे ही है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, नंबर दो पर ग्लिसरो फास्फेट शटल हो गया, ग्लिसरो फास्फेट शटल। बहुत ईजीएस्ट वे में हो गया। ये तीन शटल जो है ना वो मैं डिस्कस करूँगा। पहले नंबर पे मैंने केराटिन फास्फेट शटल को डिस्कस करना है। ये बेसिकली जो है ना नाम में ही काम है, केराटिन को जो है ना वो इसके अंदर एक रोल होगा। ठीक है, वो फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, फास्फेट से फिर केराटिन बनेगी। ठीक है, तो इसके नतीजे में जो है ना वो एटीपी सारे की सारी जो कन्वर्ट हो रही है ना उसको मैं दिखा देता हूँ। अब इस चार्ट के ऊपर मैं दूसरे इस वाले चार्ट के ऊपर मैं दिखा देता हूँ, जस्ट एक मिनट। ओके गाइस, अभी जो है ना मैं केराटिन फास्फेट शटल को जो है ना वो इसी के ऊपर बनाता हूँ, बहुत मज़े का इंशाल्लाह बनेगा। ठीक है, आपने मेरे साथ साथ अगर ड्रा कर लें तो वेल एंड गुड है। ठीक है, किधर गई मार्कर मेरी। ओके, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल और उसके बाद होता है साइटोसोल। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो होता है ना वो यहाँ पे सपोज करेंगे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये इधर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बिल्कुल ऊपर क्या होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यूँ करके मैं बना देता हूँ। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए आप इस तरह बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको मैं कहता हूँ पूरे नंबर वो देगा एग्जामिनर। ठीक है, ये हो गया इनर, इसको मैं साथ साथ लेबल कर दूँ। अगर ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, होप सो नज़र आ रहा। ओके, ठीक है। ठीक है, उसके बाद दरमियान में सारे का सारा ये वाला इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस। उसके बिल्कुल बाहर जो है ना वो क्या आएगा हमारे पास, जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आ गया हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, पूरा आप खुद ही लिख लीजिएगा। बाकी ये जो एरिया बच गया ना, ये हमारे पास जो सेल का बाकी जो होता है ना साइटोसोल वाला हिस्सा। ठीक है,
साइटोसोल। अब मैंने क्या कहा था, केराटिन फॉस्फेट शटल किसके लिए है, एटीपी की ट्रांसफ़र करना है। यहाँ जो मैट्रिक्स के अंदर एटीपी बनी है, मैंने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सारे का सारा डिस्कस किया है कि वो कम्प्लेक्सी से होता है। कम्प्लेक्स 5 के बाद जो है ना वो एक जनरेटर होता है एटीपी सिंथेज, वो क्या करता है एटीपी को सिंथेसाइज करके मैट्रिक्स के अंदर ले जाता है, F1 जो उसका डोमेन होता है। यहाँ पे एटीपी है लेकिन हमें तो साइटोसोल के अंदर चाहिए, तो यहाँ से हमने मैट्रिक्स से साइटोसोल के ऊपर जो कन्वर्ट करना है वो किस तरह एटीपी की सारी कन्वर्जन होगी वो अभी मैं देखता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप जो था ना वो आपने बता देना है। यहाँ पे 1 मिनट, पेंसिल किधर गई है। यहाँ पे हमारे पास हो रही है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हुई ना। ठीक, अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एक आपको और चीज़ पता होनी चाहिए, वो होता है एंटीपोर्टर्स होते हैं। यहाँ पे आप डाल दें कौन से एंटीपोर्टर्स, इनका नाम अगर मैं लिख दूं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड एंटीपोर्टर, ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड एंटीपोर्टर सारे के सारे हो गए। अब यहाँ से जो है ना ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, यहाँ से हमारे पास एटीपी की जनरेशन हो गई है। ये हमारे पास सारी की सारी एटीपी की जनरेशन है। ये एंटीपोर्टर्स के बिल्कुल साथ साथ होते हुए ये पाथवे होगा, एटीपी आ जाएगी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहीं से गुजर के आगे चलेगी, नहीं, ये जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसके पास कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर नहीं है जो एटीपी को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करे। इसलिए क्या होगा, एटीपी जो है ना यहाँ पे अब एक्सेस के अंदर हमारे पास पड़ी हुई है। दूसरे नंबर पे हमने जो है ना अब केराटिन जो है ना उसका सारे का सारा फंक्शन आ जाएगा। आपको पता है कि जो स्केलेटल मसल, एक हमारे पास होता है स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल। ठीक है, इनके पास क्या होता है, केराटिन होती है। ठीक है, केराटिन, वही केराटिन जो साइटोसोल के अंदर यहाँ पे पड़ी हुई थी ना, ये यहाँ पे मैं केराटिन बना रहा हूँ। केराटिन ये इसके जो है ना यहाँ पे अगर मैं ट्रांसपोर्टर इसके बना दूँ तो कैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, ताकि केराटिन को इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। ये इसके सारे के सारे। अब ये जो साइटोसोल के अंदर केराटिन है ना वो यहाँ से अंदर आ सकती है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस तक। तो मैं यहाँ से इसको, इसी केराटिन को उठा के यूँ अंदर ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ जब एटीपी के साथ लगेगी ना, ठीक है, यूँ यहाँ से गुजारता हुआ मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। अब इस प्रोसेस के अंदर जब यहाँ से ये अंदर से गुजर के बाहर तक आ रही है तो ये जो एटीपी है ना ये टूट जाएगी। ठीक है, जहाँ यूँ ही यहाँ पे केराटिन आया, ठीक है, यहाँ पे जो है ना एटीपी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एटीपी टूट के एडीपी में। ठीक है, अब यही एडीपी जो है ना वो दोबारा ये अंदर चली जाएगी ताकि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बाद दोबारा हमारे पास एटीपी बन जाए। ठीक है, ये यहाँ से सिंपली अंदर चली गई ये वाली एटीपी जब केराटिन इसके साथ लगा। अब यहाँ से एटीपी यूँ ही टूटी तो ये केराटिन सिर्फ सिंपल केराटिन नहीं रहेगा, केराटिन के बन जाएगा केराटिन फास्फेट। ये केराटिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जब एटीपी के साथ मिलेगा, तो केराटिन फास्फेट। सो सिंपल है। अब ये हमारे पास केराटिन फास्फेट बन गया। तो यहाँ पे आखिर कोई ना कोई एंजाइम तो होगा ना जो ये सारे का सारा काम करवा रहा है, खुद ब खुद तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम हमारे पास है क्रिएटिन काइनेज। क्रिएटिन काइनेज। ठीक है, इसको अगर मोर स्पेसिफिक करूँ तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, तो केराटिन काइनेज एम एंजाइम ने ये सारे का सारा काम किया, केराटिन को केराटिन फास्फेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इजी हो गया। अब ये केराटिन फास्फेट है लेकिन हमें तो यहाँ पे एटीपी चाहिए, तो यही केराटिन फास्फेट दोबारा टूटेगा केराटिन के अंदर। मतलब ये वाला जो केराटिन है ना ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा क्रिएटिन
के अंदर, केराटिन फास्फेट केराटिन के अंदर। जब ये फास्फेट टूटेगा, इसका फास्फेट जब यहाँ पे भी एडीपी पड़ा हुआ है ना, ठीक है, एडीपी साइटोसोल के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। से और सिंपल, मतलब इससे फास्फेट, ये वाला फास्फेट रिमूव करवा के एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाला एटीपी जो है ना, ये इसका हम यूज़ करेंगे मसल की कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल और जो कार्डिक मसल है इसकी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। मतलब इसने कॉन्ट्रैक्शन करवा देनी है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो एटीपी टूटेगी वो दोबारा एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये इस तरह सारा का सारा केराटिन का साइकिल चल रहा है। ओके हो गया। अब यहाँ पे जो है ना एम केराटिन था, यहाँ पे भी एक एंजाइम होगा, क्योंकि इसने एटीपी जनरेट करवाना है, तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा क्रिएटिन काइनेज। काइनेज जहाँ भी इसका मतलब फास्फोराइलेशन करवानी है, उसने एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करा, मतलब फास्फोराइलेशन करवा रहा है। तो केराटिन काइनेज ए, मतलब उसने एटीपी की जनरेशन करवानी है, तो यहाँ पे जो एंजाइम है केराटिन काइनेज ए, यहाँ पे केराटिन काइनेज एम हो गया। इजी है ना, सो सिंपल सा है। अभी जो है ना साइटोसोल में एनर्जी का सोर्स जो है ना, वो आप अगर पूछा जाए तो वो केराटिन फास्फेट है। अब जो एक तीसरा स्टेप रह गया ना, वो है जो केराटिन जो है ना, वो हमें पता है कि ये साइटोसोल के अंदर जो है ना वो ग्लाइकोलाइसिस भी हो रही है, ऐसे ही है ना। यहाँ पे ये सारा साइटोसोल का एरिया ना, यहाँ से ऊपर ऊपर वाला, तो ग्लाइकोलाइसिस भी हो रही है, ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बन रहा है, एटीपी बन रही है। अब यही एटीपी जो है ना दोबारा जो है ना वो यूज़ होके एडीपी में, ठीक है। अब एडीपी जब लेवल ज़्यादा होता है तो वो फिर मज़ीद ग्लाइकोलाइसिस करवाता है, एक साइकिल ये चल रहा है, जिसके नतीजे में ये वाला जो केराटिन है ना, ये भी जो है ना वो डायरेक्ट केराटिन फास्फेट के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा है, एक ये भी इसके अंदर साइकिल चल रहा है। ओके हो गया। अब यहाँ पे जो एंजाइम आएगा ना, उस एंजाइम का नाम होगा क्रिएटिन काइनेज जी, ठीक है। यहाँ ऊपर ए था, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एम है। देखो 3 कैटेगरीज केराटिन वाले एंजाइम की आ गई हैं। अब इसमें ग्लाइकोलाइसिस एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होगा, जब केराटिन जो है वो केराटिन फास्फेट के अंदर आ जाएगा। हो गया, सो सिंपल है। आई होप सो कि यहाँ तक सारे का सारा आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को मसला है तो बता देगा। अब अगर मैं क्रिएटिन एक और होता है, अगर मैं क्रिएटिन काइनेज जो होता है ना, वो पहले आप देख लें एंजाइम क्रिएटिन काइनेज, इसकी जो है ना वो आपने 4 टाइप्स आप यहाँ पे देखेंगे इसी में। एक होगा केराटिन काइनेज जी, एक केराटिन काइनेज एम, एक है केराटिन काइनेज ए, और एक है केराटिन काइनेज सी। सी जो है ना वो साइटोसोल के लिए, साइटोसोल के अंदर सारे का सारा का, ए जो है ना वो एटीपी इन साइटोसोल के लिए है, एम जो है ना वो नाम में काम है माइटोकॉन्ड्रियल इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है ना, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, उसके अंदर आ रहा है। और जी जो है ना वो होता है फॉर ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ये देखो, जी जो है ना वो हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इस्तेमाल किया, ए एटीपी के लिए, एम जो है ना वो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया, और अभी सी रह गया। सी जो है ना बहुत शरीफ सा है, जो हमारे पास जो है ना, सी का मैं थोड़ा सा काम बता देता हूँ। जो होता है ना केराटिन, इसको केराटिन फास्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसी केराटिन फास्फेट को केराटिन के अंदर, मतलब एक बैलेंस जो रखना है ना, वो सी वाले का काम है, ये वाले, ठीक है। मतलब एक मिनट, मुझे फोकस थोड़ा सा जूम करने दें। जो है ना केराटिन को केराटिन फास्फेट में, या केराटिन फास्फेट को केराटिन, इनके दरमियान जो बैलेंस है ना वो रखना है। इसके अलावा इसका काम है जो एटीपी जो यहाँ से यहाँ टूट के मान रही थी ना, एडीपी मान रही थी, ठीक है। और ये एडीपी जो है ना वो दोबारा जो एटीपी में कन्वर्ट हो रही थी, इसके दरमियान भी जो एंजाइम आ रहा है वही है केराटिन काइनेज सी। यहाँ भी केराटिन काइनेज सी, ये केराटिन काइनेज सी का सारा फंक्शन है। तो गाइस होप सो ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा। जिसे ना समझ आए वो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख ले, बार बार देखिए। बहुत आसान चार्ट है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिंपल बस फोकस के साथ इसको देख लेना है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे समझ। अभी मैं नेक्स्ट जो है ना वो मेलेट शटल और ग्लिसरोफॉस्फेट शटल जो है ना वो आपको समझा लेना है। अगर किसी ने दोबारा समझना है तो मैं यहीं पे बता देता हूँ जल्दी से। हमने क्या किया था, सबसे पहले ये मैट्रिक्स है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल है, ये स्पेस है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये साइटोसोल है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद करें,
अच्छा एटीपी बनी, एटीपी यहाँ से यहाँ पे आ गई, ये एंटीपोटर के ज़रिए, ठीक है। अब इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के आगे नहीं जा सकती ये एटीपी सारे की सारी। तो क्या होगा, एटीपी जो है ना, यहाँ पे जो ऊपर कैराटीन है, कैराटीन जो है ना वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर आया। कैराटीन काइनेज एम एंजाइम ने एटीपी को तोड़वा दिया और इसके साथ फास्फेट को लगवा के इसको चुप करके बाहर भेज दिया कि तुम चुप करके चले जाओ फास्फेट लेके, ठीक है। ये फास्फेट चला गया, ये फास्फेट जो है ना वो दोबारा कैराटीन के अंदर कन्वर्ट होगा कब, जब एडीपी के साथ ये मिलेगा ना, ठीक है। एंजाइम कैराटीन काइनेज ए हमारे पास है, एटीपी सही, तो एटीपी बन गई। एटीपी जो है ना वो हमें कंट्रैक्शन के अंदर कार्डिक और स्केलेटल की कंट्रैक्शन हो जाएगी, वहाँ से फिर कंट्रैक्शन के बाद दोबारा एडीपी बन, एक साइकिल ये कंप्लीट हो गया। यहाँ वाला जो एडीपी था वो दोबारा आ जाएगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में, फिर एटीपी बनाना शुरू कर देगा, ये साइकिल चल रहा है। दरमियान में जो है ना वो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप साइटोसोल के अंदर हमें पता है हो रहा है, तो एटीपी बनी ही, वही एटीपी एडीपी में कैसे कन्वर्ट होगी, ये फैक्ट भी कैराटीन को कैराटीन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे एंजाइम जो है ना कैराटीन काइनेज जी वाला एंजाइम आ रहा है, ठीक है, इसने कैराटीन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया और बाकी वही साइकिल चल रहा है। होप सो कुछ ना कुछ तो आइडिया हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसे भी हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।